तक हम पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजीव गुप्ता जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। मेरे साथ अंशिका त्यागी जुड़ी हुई हैं, फाइनेंस और मार्केट एक्सपर्ट हैं। अंशिका, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, रेहान राजपूत जी। सबसे पहले तो राजीव जी, आप ही से जान लेते हैं, कैसे इस बजट को देख रहे हैं आप, और क्या वाकई एक आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट है? मैडम, ये जो बजट है इसमें कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी कि जिन जिन लोगों का साथ इस सरकार को है उन सबका ध्यान रखा गया है। आपने देखा कि बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके साथ के साथ ही हमारी सरकार चल पा रही है। और साथ में चूँकि मैडम सीतारमण जी का 7वां बजट है, उन्होंने ये अपना कर्तव्य दिखाया कि किस तरह से हम गुगली फेंक सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की है कि आपको ज्वेलरी और पर आपको सस्ती ज्वेलरी दिलवाएंगे हम आपको, ज्वेलरी की व्यवस्था कर दी उन्होंने। साथ में जो महिलाएं हमारी बाहर जो कार्य कर रही हैं उनके लिए रेंटेड हाउसेज की व्यवस्था की गई है। डॉर्मेटरी टाइप व्यवस्था रहेगी कि आप वहाँ रहिए, सरकार ने कहा कि हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। साथ में जो 5,000 रुपया जो इंटर्नशिप मिलेगी, तो इसका भी फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा। और एक बहुत बड़ा काम जो सरकार ने किया, आपने देखा कि हमारा रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ सबसे ज़्यादा फोकस है। अर्बन हाउसिंग के लिए 10 लाख करोड़ रुपीज़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारा 2.2 लाख करोड़ जो है सेंटर देगा। और जिससे क्या है कि हमारे जितना भी हमारे अर्बन हैं सिटीज़, वो हमारे डेवलप हो जाएंगे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा 12 इंडस्ट्रियल पार्क और सप्तऋषि कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है सरकार का कि हम एक तीर से किस तरीके से सब चीज़ों को साधें। किसान के लिए इन्होंने आपने देखा 11,500 करोड़ रुपया दिया, इधर बाढ़ के लिए हिमाचल में, आसाम में सहायता की है, ये बेसिकली किसानों के लिए। और ये क्रेडिट कार्ड की स्कीम 109 किस्मों के लिए इन्होंने MSP का व्यवस्था की गई है। तो किसानों को साधने की व्यवस्था की है, हमारे विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए। और ये साथ में आपने देखा होगा एक NSP बात्सल स्कीम लाए हैं ये, जो NPS वाला स्कीम है NPS के लिए। और 10% से 14% कर दिया गया है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो NPS के अंदर जो हमारे पेंशन होल्डर्स हैं उनके लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट आया गया है कि किस तरीके से सब वर्गों को साधें, वो किया है। और इनकम टैक्स के अंदर आपने देखा कि नई रिजीम के अंदर 75,000 रुपये का स्टैंड डिडक्शन कर दिया गया, जिससे लोगों को लगे कि हमें। और आपने एक गौर किया होगा कि पहले ही एक सेंटेंस कहा गया कि 2/3 जो हमारे टैक्स पेयर हैं दे आर फ्रॉम न्यू टैक्स रिजीम, यानी 67% हमारे टैक्स पेयर हैं वो न्यू रिजीम में हैं। तो सरकार प्रमोट कर रही है कि आप न्यू रिजीम को अडॉप्ट करिए, और इसीलिए न्यू रिजीम में 75,000 का जो स्टैंड डिडक्शन दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में ये सब चीज़ों को साधने का प्रयास है। और लिथियम बैटरी को सस्ता करना, मोबाइल के जो पार्ट्स हैं उनको सस्ता करना, ये लेदर गुड्स को सस्ता करना, ये इन सब का एकमात्र उद्देश्य है कि हम किस तरीके से समाज में लोगों को लगे कि हमने ये सभी वर्गों को साधा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार राजनीतिक चश्मे से भी इस पूरे बजट को समझ लिया जाए। रेहान राजपूत जी, आप कैसे देख रहे हैं अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो इस बजट को? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहला बजट है मोदी जी की, जो तीसरे टर्म है उसका, इसको लोग बाग काफी समय से देख रहे थे और काफी उम्मीदों के साथ इसको लोग बाग देख रहे थे। अभी बजट निकल के सीधा आ रहा है और अभी बजट की जो पूरी फाइंडिंग्स हैं शाम तक सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन जितना अभी तक देखने को पड़ रहा है इस बजट के अंदर, जितना अभी तक ये बजट दिख रहा है, तो ये बजट अभी तक जो दिख रहा है वो ठीक ठाक बजट दिख रहा है। काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि वाकई अच्छी चीजें हैं, जिनकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो चीजें हुई हैं और उससे लोगों को फायदा भी मिलेगा और लोग इसकी जो है प्रशंसा भी कर रहे हैं। उसमें से 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। जो पहला चीज, खासकर जो उद्यमी वक्त था इस देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो नए जो यंग उद्यमी थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स थे,
उनके लिए जो एंजल टैक्स है ये काफी उनके लिए एक जो है एक परेशानी बनी हुई थी, तो उसको हटा दिया गया है। और एंजल टैक्स को हटाने के बाद ये अब स्टार्टअप जो हैं वो आसानी से सांस ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है उनके लिए। लेकिन रेहान जी, यहाँ पर कटाक्ष ये किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार पर खासा फोकस है, जिनके सहारे सरकार चल रही है। उन दो राज्यों को आपने विशेष पैकेज भी दे दिए हैं, उन दो राज्यों में कनेक्टिविटी को लेकर भी आपने खासा जोर दिया है, उन दो राज्यों को लुभाने के लिए वहां पर खासा फोकस किया गया है। देखिए, अगर मैं पैकेज की बात करता हूँ, देखिए पहले तो अगर जो पैकेज चंद्रबाबू नायडू जी को दिया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, वो पैकेज तो चलिए ठीक है। वो पैकेज अमरावती वहां पर बनी थी, 10 साल से वो पेंडिंग था। 10 साल के बाद अभी तक वहां पर कैपिटल नहीं मिल पाई अमरावती के लिए। काफी फोर्सफुली कुछ तरह उन्हें पैकेज मिल गया। लेकिन जहां तक बिहार की मैं समझता हूँ, तो बिहार के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, क्योंकि बिहार के जो लोग थे वो एक स्पेशल पैकेज की उम्मीद में नहीं थे। वो थे एक स्पेशल कैटेगरी के, उनको लगता था कि कैटेगरी ही मिलेगी हमें। स्पेशल पैकेज की बात तो थी ही नहीं। वो तो 20 साल से 15 साल चौथी बार जो है चीफ मिनिस्टर लगातार बनते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। और अब तो बीजेपी के साथ सरकार में, एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर। तो लोगों ने यही उम्मीद लगाई थी बिहार को कि स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, स्पेशल कैटेगरी ही मिलेगी इस बार तो। क्योंकि तीसरी बार देश की जनता ने और बिहार की जनता ने जिताया है। और देखिए, बहुमत की सीटें पूरी पिछली बार तो एक ही सांसद कम था, 40 में से 39 सांसद दिए थे। तो लोगों को ये लगा था कि अब तो तीसरी बार सरकार बन रही है एनडीए की और नीतीश कुमार जी साथ में है, तो कम से कम नीतीश कुमार जी जेडीयू नेगोशिएट करेगी बीजेपी के साथ और एनडीए अलाइ होने के नाते जरूर कैटेगरी ले लेगी। लेकिन अभी भी स्पेशल पैकेज ही मिला। देखिए, पैकेज से काम नहीं चलेगा। सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, और वो सारे इंडिकेटर्स पे जितने भी सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं सबसे पिछड़ा राज्य है। तो खाली पैकेज से काम नहीं चलेगा, वो कैटेगरी ही मिलनी चाहिए। अच्छा, आपका ये कहना है कि कैटेगरी मिलनी चाहिए थी। चलिए, अब राजीव जी आप बताइए, किसानों को लेकर बहुत से बयान ये आए कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपने एक आंकड़ा दे दिया, लेकिन किस तरह से वो एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो गरीब तबके में भी आता है, मध्यम वर्ग में भी आता है। ऐसे में किसानों को लेकर क्या वाकई किसानों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है ये बजट? क्योंकि अगर चार देखा जाए, गरीब, युवा, किसान और महिला, इन चार लोगों पर ही खास तौर पर फोकस है। तो सबसे पहले किसानों की ही बात कर ली जाए। देखिए, किसानों की बात करें तो सरकार ने जो एमएसपी 109 किस्म की जो है उनके लिए एमएसपी घोषित की है। और साथ में उनका 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे वो लोग। उनको ये जो क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि किसानों को मदद करना। निश्चित आप समझिए कि हमारा जो जलवायु का प्रभाव पड़ा इस बार हमारी खेती पर, उससे खेती प्रभावित हुई है। इस सब को देखते हुए यो हमारे बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण किसान अपनी खेती को खो देते हैं, उनके लिए इन्होंने पैकेज दे दिया। साथ में आप सबसे बड़ा जो आप महसूस किया होगा आपने कि 11,500 करोड़ का पैकेज बिहार को देना, ये सारा एकमात्र उसका पर्पज है किसानों को सपोर्ट करना। क्योंकि इरिगेशन का के लिए ये सपोर्ट किया गया है, तो किसानों के लिए सरकार चिंतित है और किसान लाभान्वित होंगे। और निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए पूरा बजट फोकस किया गया है। और जितने भी हमारे अन्य वर्ग हैं, चाहे हम गरीब के हैं, चाहे उनको महिला के हैं, चाहे वो विद्यार्थी के हैं, उनके लिए भी प्राथमिकता है, पर मेजर फोकस इनका रहा किसानों के लिए। महिलाओं के लिए ये कहा गया है खास तौर पर कि महिलाओं को 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं और लड़कियों की सेफ्टी के लिए उसका प्रावधान किया गया। कैसे वो एलोकेट किया जाएगा? क्या वो सेफ्टी मेजर्स होंगे? क्या वो स्कीमें होंगी जो महिलाओं को आगे चल के फायदा दिलाएंगी? क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का जोर शुरू से रहा है। देखिए, ये तो कभी इस समय मेजर पॉलिसी डिसीजन दिया गया है। इसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा,
ये सारे राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार उनको इम्प्लीमेंट करेंगी। अच्छा, ये तो इसका ये ड्राफ्ट जो है इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि अपने हमारा लक्ष्य क्या क्या लक्ष्य प्रदान किए गए हैं सभी के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा यूनियन बजट में लक्ष्य दिए जाते हैं और लक्ष्यों को इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकारों के ऊपर। अच्छा राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि किसानों का सवाल इससे पहले मैंने आपसे लिया था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे जो राज्य हैं जहां पर सेब की खेती होती है, हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ की खेती है सेब की, जो रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश को होता है सेबों से, और उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी खासतौर पर कश्मीर की इकोनॉमी एप्पल इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। ऐसे में उस तरह की हॉर्टिकल्चर को लेकर कोई खास जिक्र इस बजट में नज़र नहीं आया। क्या हम ये मान लें कि जो किसानों को बजट जारी किया गया है उसी में से इसका भी कहीं ना कहीं आगे इसके लिए भी प्रावधान होगा? निश्चित तौर पर आप समझिए कि हमारे जो हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि बागवानी को हम अलग नहीं कर सकते अपने कृषि से। कृषि का पार्ट ही होता है बागवानी भी, तो इसका फायदा उनको भी बागवानी में भी मिलेगा, जो हमारे चाहे हिमाचल हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, उनके किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और अंशिका, अगर आप को मेरी आवाज़ मतलब प्रॉपर्ली मिल रही है तो अंशिका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मार्केट पर इस बजट का क्या असर, क्योंकि जब से ये बजट अनाउंस होना शुरू हुआ है मार्केट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरती हुई नज़र आ रही है। मध्यम वर्ग को कैसे रिलेट किया जाए और मार्केट और फाइनेंसिस के साथ इस बजट को कैसे रिलेट किया जाए? अगर मैं मार्केट का पार्ट देखती हूँ तो जैसे ही बजट रिलीज हुआ है सेंसेक्स निफ्टी डाउन गए हैं, एंड पिछले मैं अगर 2 दिन से लास्ट 2 दिन का ट्रेंड अगर मैं बताऊं, क्योंकि बजट आने से पहले ही नॉर्मली ये होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड बता देती है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से। तो फ्राइडे की मार्केट भी अगर मैंने देखा तो 1.1% और 1.15% से डाउन गई थी। मंडे में भी मार्केट डाउन रहा है और आज मॉर्निंग में स्टार्ट होते के साथ भी मार्केट डाउन ही था। इवन बजट आने के बाद तो और डाउन गया है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये मार्केट कंटिन्यूसली डाउन पे रहेगा। ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक होता है कि जैसे जब बजट आता है, स्पेसिफिकली अगर मैं पुराने कुछ बजट का ट्रेंड्स बताऊं तो उसमें भी यही रहा है, जब बजट निकला तो बहुत ज़्यादा मार्केट पे चेंजेस नहीं होते हैं। स्पेसिफिकली इंटरिम बजट के केस में जब पहले ऑलरेडी इस साल में क्या हुआ है, इंटरिम बजट आ चुका था तो मार्केट का मोर इम्पैक्ट उसी टाइम पे आ चुका था। अभी यूनियन बजट है तो ऑलमोस्ट सेम है, इंटरिम बजट और यूनियन बजट को बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो मार्केट में उतना ज्यादा भी चेंजेस नहीं दिखाए। जब आपने देखा होगा इंटरिम बजट पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइक पे था एंड देन उसके बाद स्लो डाउन हुआ था। बट अभी इस बार ये अभी थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है, बट ये कल ये मतलब मुझे ऐसा लगता है मतलब कि ऐसा लगता है बजट को देख के कि 4-5 दिन में ये स्मूथ हो जाएगा जैसे चल रहा था मार्केट। अच्छा जी, अंशिका, अगर एक आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक या एक आम महिला, एक सैलरीड क्लास आदमी ये मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, ये तमाम चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझता। आजकल जो ट्रेंड है, अच्छा ठीक है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया, रिटर्न अच्छा आ गया, आपने 10,000 लगा लिया, उसका आपको 12,000 रिटर्न आ गया। ये अगर इस तरीके से इस लैंग्वेज में अगर मुझे एक आम आदमी को समझाना है इस बजट का महत्व और मार्केट के साथ कैसे उनका ये बजट रिलेट कर रहा है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मली क्या होता है आजकल, मैंने मतलब कि कुछ टाइम से 2-3 साल से ये मार्केट में ट्रेंड है कि एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। वो सोच रहे हैं कि मतलब कि सबका ये सोचना होता है कि हम मार्केट में पैसा लगेंगे और पैसा निकालेंगे, बट अगर आप किसी से भी जाके जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जाके उनसे पूछोगे तो वो लॉस में ही निकलते हैं। हर किसी का रिएक्शन होता है या मैंने जिस स्टॉक में पैसा लगाया था वही स्टॉक डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज समथिंग कि जो बड़े लेवल पे मार्केट प्ले करते हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सो अभी गवर्नमेंट ने, आपने एक चीज नोटिस करा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स को इंक्रीज किया गया है। क्योंकि नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म पे ना जाकर शॉर्ट टर्म पे जाने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जब इंसान प्ले करता है, मोस्टली जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो दिन में आज ही खरीदना और आज ही बेचना करते हैं, तो उस केस में क्या होता है वो हमेशा लॉस में जाते हैं। तो लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि आज लगाएंगे, आज पैसा कमा लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, अगर आप किसी उसको स्टॉक को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी इन बेनिफिट, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तो इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये भी ये चीज नोटिस की है कि शॉर्ट टर्म में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे थे, तो शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन्स को STCG को बढ़ा के 20% कर दिया गया 15% से। लॉन्ग टर्म में भी कुछ जो है रेट का इंक्रीमेंट हुआ है, पहले 10% हुआ करता था कुछ स्टॉक्स पे या फिर कुछ यूनिट्स पे,
उन्होंने 12.5% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल गेन का इंक्रीमेंट हुआ है उसका भी मार्केट पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मैं फिर अगेन बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इम्पैक्ट दिखता ही है। तो आप एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो आजकल, जैसे कि आपने भी कहा कि आजकल एक ये ट्रेंड बन गया है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे पेनी स्टॉक्स हो, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना आजकल एक लोगों का ट्रेंड सा बन गया है। पहले लोग एफडीज कराते थे, आरडीज कराते थे, लेकिन आजकल उस चीज़ से हटकर लोग एक बेटर रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नॉर्मल एक मध्यम वर्ग का आदमी भी म्यूचुअल फंड्स में आजकल इन्वेस्ट करना सीख गया है। उन लोगों के लिए इस बजट के साथ जुड़ते हुए क्या सुझाव आप देंगी? अगर मैं देखूं तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं और म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड एक सिक्योर्ड वे है रेदर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन पर्टिकुलर स्टॉक। बट जैसे जैसे गवर्नमेंट के बजट में मैंने देखा है कि कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एरिया के स्टॉक्स बढ़ने का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होंगी, फॉर एग्जाम्पल FMCG प्रोडक्ट जो होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में बूस्ट आने के चांसेस हैं डेफिनेटली। और दूसरा, जैसे विमेंस के लिए हॉस्टल बनाने की बात की गई है, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर भी रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी जो डेवलपमेंट करेंगी, या जिन कंपनीज को वो प्रोजेक्ट मिलेंगे गवर्नमेंट के, तो वो कंपनीज अच्छा करेंगी। और कुछ जैसे गोल्ड की मैं बात करती हूँ, जैसे गोल्ड रेट में कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज किया गया है, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट हमारा गोल्ड का ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये भी चांसेस लग रहे हैं कि गोल्ड के रेट जो हैं वो थोड़ा सा डाउन जाने वाले हैं। और गोल्ड के रेट डाउन जाएंगे तो मार्केट, एक गोल्ड और मार्केट का रिवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर गोल्ड अच्छा जाता है तो मार्केट डाउन जाता है, और मार्केट अच्छा जाता है तो गोल्ड डाउन जाता है। अभी अगर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि गोल्ड अगर डाउन जाएगा तो मार्केट अच्छा करेगा, इट्स एन एक्सपेक्टेड थिंग। और अगर जैसे गोल्ड कम होगा तो जो गोल्ड से रिलेटेड जो कमोडिटी मार्केट होगी, अभी तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, जो मुझे लग रहा है। एक और जो बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिया गया कि उन्होंने इसमें लिमिट जो थी कि 1 लाख तक पे जो अगर पहले आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको इंक्रीज करके 1,25,000 कर दिया गया, तो एक ये बेनिफिट राहत मिली है लोगों को। ठीक है अंशिका, क्योंकि टैक्स रिजीम में भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बदलाव किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी थोड़ा बदलाव किया गया, वो भी मैं आपसे समझूंगी। लेकिन राजीव सर, आप कैसे देख रहे हैं इसमें, क्योंकि युवाओं को पर भी फोकस इस बजट में किया गया और ये कहा गया है कि 1 साल तक उन्हें इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों ना नौकरियां दी जाएंगी, बल्कि सिर्फ इंटर्नशिप और 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, उससे क्या लाभ होगा? 1 साल के बाद तो फिर उन्हें वही जद्दोजहद करनी पड़ेगी नौकरी ढूंढने के लिए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने इकोनॉमिक सर्वे यदि पढ़ा हो तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश के 50% युवा हैं जो नौकरी के योग्य नहीं।